अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबाज साले दो प्री मेडिकल एसएससी सेक्शन है। आज का हमारा टॉपिक खतूत नवीसी हिस्सा ग्रामर में मजमून निगारी का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ, वो मज़ामीन आपके साथ साथ चल रहे हैं। इसके साथ साथ आज हम नया टॉपिक खतूत नवीसी का शुरू कर रहे हैं। खतूत नवीसी के हवाले से ध्यान में रखिएगा कि अब जब से ये कंप्यूटर लैपटॉप का दौर आ गया है, खतूत की वो अहमियत जो कि पहले थी वो किसी हद तक कम हो गई, किसी हद तक क्या काफ़ी हद तक। इसके बावजूद खतूत एक अहम सिनफ़ नसब है उर्दू की। ये इंसानी जज्बात का बेसाख्ता इजहार है। ये वाहिद सिनफ़ अदब है जिसमें ख़त लिखने वाला अपने मकतूब अलैह यानी जिससे वो बात कर रहा है उससे शख्सी और निजी सतह पे किसी भी किस्म की बात कर सकता है। यानी अगर आप उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ देखें, अफसाना है, ड्रामा है, नावल है, नसरिया अंदाज में जब भी कुछ लिखा जाएगा तो वो वाज़े किसी को मुखातिब करते हुए अपनी बात को बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ख़त एक ऐसी सिर्फ नसर है जिसमें बाकायदा तौर पर अपनी ज़ाती बात बयान की जा सकती है। इसकी अहम मिसाल जो है खतूत गालिब की शक्ल में हमारे सामने है। खतूत गालिब वो अहम नीर था जिसने उर्दू खतूत नवीसी की तारीख बदल के रख दी और गालिब के लिखे हुए खतूत इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब अगर हम खतूत की इकसाम देखें तो ये शख्सी भी हैं, रस्मी भी हैं, कारोबारी भी हैं और दरख्वास्त जो कि ख़त की ही एक किस्म है ये भी खतूत में शुमार हो जाती है। सरकारी खतूत भी हैं यानी जिसमें आप सरकार को या हुकूमत को कोई ना कोई आप बात बयान करते हैं। अगर हम खतूत के हिस्सों की तरफ देखें तो खतूत के हिस्से जब हम देखते हैं तो इसमें नंबर एक जो चीज़ है वो ख़त का बाहर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर आपने बुनियादी तौर पर दो चीज़ें लिखनी होती हैं। जो ख़त का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसमें एक पता है और दूसरी तारीख है। इन दो चीज़ों के बगैर आपका ख़त जो है वो मुकम्मल नहीं होता। ये दो चीज़ें जब आप लिखते हो तो उसके बाद आपका ख़त का आगाज़ होता है। इसके बाद आप अलकाब आदाब की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद आप ख़त का मज़मून बयान करते हैं जिसमें आपका जो आपको ख़त दिया गया उससे मुतल्लिका बात ही आपने करनी होती है। असल मुद्दा बयान करते हुए इख्तितामी कलमात की तरफ आते हुए आप उसका खात्मा कर देते हैं और आखिर में आपने अपना नाम और अपने बारे में जो आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, दस्तखत कर सकते हैं या जैसा भी आप अंदाज इख्तितामी अपनाना चाहें आप उसके मुताबिक आप बात कर सकते हैं। आज हमने जो ख़त पहला जिसे आज हम शुरू करेंगे, ख़त का बुनियादी तौर पर आपको रटवाना मकसद है ही नहीं। ख़त का मकसद है कि आपको बुनियादी तौर पर ये बात बता दी जाए कि ये ख़त लिखे कैसे जाते हैं और फिर उसके बाद आपने ये चीज़ कि आपको तरीक़ाकार आता हो, आपके अंदर तफ़हीम का मादा मौजूद हो तो आप खुद किसी भी टॉपिक पे आया हुआ ख़त आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब हेडिंग जिसके तहत आज हम ख़त की बात करेंगे, अपने छोटे भाई के नाम ख़त लिखकर उससे ताकीद कीजिए कि वो पढ़ने के साथ साथ अपने कॉलेज की सकाफ़ती सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता रहे। अब आप ख़त देखिए, ख़त में दो बातें हैं, दो चीज़ें हैं जिन पे आपने मुकम्मल तौर पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी है। एक है कि वो पढ़े और दूसरा कॉलेज की सकाफ़ती सरगर्मियों में भी हिस्सा ले। अब इब्तदा जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कमरा इम्तिहान और उसके बाद नीचे तारीख के लिए हिस्सों में तारीख है, उसके बाद लफ्ज़ों में महीना और फिर हिस्सों में सन। यानी आप 2 मार्च सन 2002 ये आप तारीख या कोई भी तारीख जिसमें 2002 का सन जो 2020 का सन लिखते हुए आप कोई भी तारीख कोई भी महीना आप लिख सकते हैं। अगर आम आप ख़त लिखेंगे उस सूरत में हमने कमरा इम्तिहान नहीं लिखना होता। ज़ाहिर सी बात है हमारे वो ज़ाती खतूत हैं, लेकिन ये हमारी इम्तिहानी मजबूरी है कि हमने अपनी वो जगह जहाँ बैठ के ख़त लिख रहे हैं कमरा इम्तिहान उसे बयान करना है। उसके बाद भाई को मुखातिब करना है, प्यारे भाई अहमद, अलकाब हो गया। उसके बाद साथ ही आपने अस्सलाम वालेकुम, साथ ही आप ख़त शुरू कर देंगे जिसमें आप
बुनियादी तौर पर उसे इस बात का कहेंगे कि वो अपने कॉलेज की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उस पर बुनियादी तौर पर अपनी तवज्जो रखे और इसके साथ साथ जो सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं उनमें भी हिस्सा ले। अब इसमें जो एक बात आपके सामने आ रही है कि छोटा भाई यकीनन घर से बाहर कहीं और हॉस्टल में रहते हुए पढ़ रहा है, तभी जो है वो बड़ा भाई उसे ये नसीहत करना चाहता है कि वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो रखे। अब इसके लिए छोटे भाई को इस बात की अहमियत वाज़े करते हुए कि तुम घर से बाहर हो, चनाचे तुम्हें अपने तालीमी सरगर्मियों पे तवज्जो रखनी चाहिए। जो माँ बाप का पैसा है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हिस्से में उसे कॉलेज के में जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उस पर मुकम्मल तवज्जो देने का कहते हुए इख्तिताम पे आते हुए सकाफ़ती सरगर्मियाँ। अब सकाफ़ती सरगर्मियों का मकसद जो है, इससे मुराद खुदा न खास्ता कोई गलत किस्म की सरगर्मियाँ नहीं, बल्कि इसमें जितनी भी गैर नसाबी सरगर्मियाँ इदारों में होती हैं उन सब का हवाला देना है। अब उसमें जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं, अदबी सरगर्मियाँ हैं, इन तमाम सरगर्मियों के हवाले से उसे ये बात वाबत करवानी है कि पढ़ाई सिर्फ ज़रूरी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जब तक गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा ना लिया जाए इंसान का ज़हन अच्छा काम नहीं करता। यानी ये अब आप देखिएगा कि मैंने आपको आपके ख़त की हेडिंग के हवाले से इसके हिस्से बयान कर दिए। आप ये पैराग्राफ बनाते हुए बात करें, बेजा तवारत ख़त की ख़त्म ज़रूरी नहीं, एक मुनासिब तवारत जिसमें आपकी बात ऐसा तरीके से बयान हो जाए, आप उतना ख़त बयान करेंगे। यानी ये नहीं कि आपके कुछ 5-7 सफ़े और गलतियों से भरपूर और उसके बाद जो नंबर आने हैं वो भी आपके ज़ीरो हैं। इसकी बजाय बेहतर अंदाज में मुनासिब तवालत का ख़त आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बेजा लंबाई, बेजा अशार की भरमार और इस किस्म की चीज़ें हैं। अब ये इख्तिताम करते हुए कि उसे ये कहना है कि अब तुम अपनी रिपोर्ट भी भेजोगे, वालिदैन की तरफ से सलाम भी कहेंगे, आप अपनी तरफ से भी प्यार भेज सकते हैं, और इख्तिताम जो इसका होगा वस्सलाम। और आगे अगर तो आप बहन बन के बात कर रहे हैं, यानी आपने मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल किया है अंदर, उस सूरत में तुम्हारी बड़ी बहन, और अगर भाई का मुज़क्कर का सिगा इस्तेमाल किया है तो तुम्हारा बड़ा भाई। अलिफ बेजी, ये आपके ख़त का इख्तिताम है। अब इसमें आप नंबरों की तकसीम देख लीजिएगा। एक नंबर कमरा इम्तिहान का है, एक नंबर तारीख का है, एक नंबर अलकाब व आदाब का है, और एक नंबर आपका इख्तिताम जो आप लिखते हैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन, या वालदा या वालिद, जिसने भी खत लिखा है उसका नाम। ये 4 नंबर आपके आगाज़ व इख्तिताम के हैं, और बकिया 6 नंबर इसके बुनियादी मतन के हैं, जो कि बुनियादी बात दरमियान में आपने करनी है वो 6 नंबरों पे मुश्तमिल है। और 6 नंबरों की तकसीम उसी तरीके से कि जो आपका ख़त है, ख़त की हेडिंग है, पहले नंबर पर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसकी तफहीम इंतहाई ज़रूरी है। जब उसकी तफहीम आप उसकी तफहीम कर चुके हैं, उसके बाद आप बेहतर अंदाज में ख़त को बयान करेंगे कि जो कुछ उसमें पूछा गया या कहा गया उसको आप हिस्सों में तकसीम करते हुए अपने बात को बयान करते हैं। ख़त कभी भी फौरी तौर पे अपनी मुतल्लिका बात से शुरू नहीं होता, बल्कि आप पहले थोड़ी सी तमहीद बयान करते हैं और उसके बाद आप ख़त की असल बात बयान करते हैं, और इसी तरीके से इख्तिताम पे फिर इख्तितामी कलमात अदा करते हुए आप अपनी बात को मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब ख़त के हवाले से अगर आप बहुत अच्छा इसे लिखते हैं, आपके 8 नंबर जो हैं वो बासानी इसमें से आ जाते हैं। वैसे भी आपने, अगर आपके जहन में हो, अब जो आपका चेकिंग का तरीक़ाकार है वो यही है कि जो आपके सेकंड ईयर के नंबर होंगे उसी की बुनियाद पे आपको फर्स्ट ईयर के नंबर मिलेंगे। तो यकीनन ये उम्मीद करते हुए कि आप अब बहुत मेहनत करेंगे ताकि आपका जो पिछला तालीमी साल है उसका फ़ायदा आपकी मुतल्लिका मेहनत पे डिपेंड करता है। चनाचे आप बहुत मेहनत करते हुए अपने लिए आसानी पैदा करेंगे। अब ये ख़त के हवाले से आप देख लीजिए, कुछ और आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। एक बार जो शुरू
جب میں نے اس کے بارے میں کی بات تب میں نے کہی تھی وہ یہ کہ خط آج سے کچھ عرصہ پہلے خطوط بہت اہمیت کے حامل تھے. محکمہ ڈاک بہت اہم جو محکمہ تھا وہ حکومت پاکستان کا. وقت کے تقاضے، تبدیلی وقت ہے یہ کہ جیسے جیسے ای میل اور بقیہ یہ سارے ذرائع ہمارے بڑھتے چلے گئے تو خطوط نفیسی کا رجحان بہت کم ہوتا چلا گیا. ورنہ ایک وقت تھا کہ جب ڈاکیے کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو اہل محلہ انتظار میں ہوتے تھے کہ اب ہمارے گھر جو ہے خط آتا ہے یا نہیں. یعنی باقاعدہ گلی محلوں میں ڈاکیے کا انتظار کیا جاتا تھا اور ڈاکیہ گلی محلوں کا ایک اہم فرد تھا کہ جو آتا، خط بھی لاتا اور ساتھ جو افراد پڑھ نہ پاتے انہیں پڑھ کے وہ خط سناتا ہے. لیکن یہ زمانے کی اونچ نیچ ہے کہ اب وہی چیز جو کہ ایک وقت میں انتہائی اہمیت کی حامل تھی وہی چیز اب اپنی اہمیت کے حوالے سے کسی حد تک کم ہو چکی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، کم ضرور ہوئی، لیکن اس کے باوجود خط جیسی صنف ادب انتہائی اہمیت کی حامل ہے. آپ اسے پڑھیے، دیکھیے، جو کچھ پوچھنے والا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں.